गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम एंड टेंस के तुरंत बाद आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो टॉपिक आपका होगा नरेशन। टाइम एंड टेंस के तुरंत बाद शुरू करने का रीज़न ये है कि टाइम एंड टेंस का काफ़ी यूज़ आने वाला है नरेशन में, और टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। इसके अलावा नरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, अगर एसएससी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पीटी में, एसएससी पीटी में आपके 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म्ड है कि आएंगे, 2 to 4 मार्क्स। अगर मेंस का एग्ज़ाम है, एसएससी मेंस की बात करें अगर हम, तो मेंस में आपके 27 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपके आते हैं, 27 मार्क्स तक के क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बेसिक लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक यानी मेंस लेवल तक लेके जाऊँगी। बेसिक ही नहीं, केवल पीटी का ही नहीं, आपका मेंस का हर एक क्वेश्चन ईजिली बनेगा, देखते ही ऑप्शंस देखते ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं नरेशन हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि नरेशन होता क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट नरेशन होता क्या है। अगर हिंदी मीनिंग नरेशन का हम लोग निकालें, डिक्शनरी में देखें तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। अब कथन से आप क्या समझ रहे हैं, कथन क्या होता है? कथन यानी स्पीकर की कही हुई बात, ठीक है। जैसे मैं अभी स्पीकर हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो स्पीकर की कही हुई बातें क्या हो गई, कथन, ठीक है। तो नरेशन होता क्या है? नरेशन इज एन आर्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ज़रा बोर्ड पर, नरेशन इज एन आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ए स्टेटमेंट, नरेशन इज एन आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ए स्टेटमेंट। मतलब कहने का कि किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कथन को कहने की कला, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। क्या बोला मैंने? आई टीच इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको, आई टीच इंग्लिश। तो इसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, मेरे स्टेटमेंट को आप कैसे कह सकते हैं, किन किन तरीक़ों से आप कह सकते हैं मेरे इस स्टेटमेंट को? तो आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, द टीचर सेज या मैम सेज आई टीच इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? आई टीच इंग्लिश। और मैंने आपसे कहा कि आप इसको अब बताइए मैंने क्या कहा। तो आपने कहा द टीचर सेज आई टीच इंग्लिश। एक तो आपने ये कहा, ठीक है। क्या किया आपने इसमें? जो शब्द मेरे हैं, जो मैंने बोला, उनको आपने हूबहू उतार दिया ना, आई टीच इंग्लिश। आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। यानी स्पीकर के शब्दों को, स्पीकर के वर्ड्स को आपने कॉपी कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसको डायरेक्टली आपने कोट कर दिया, इसलिए ये अंडर कोटेशन होता है। कोटेशन जैसे गांधी जी सेज, तो गांधी जी की जो भी बात होगी उसको हम लोग किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं हम लोग। हूबहू अगर प्रेजेंट कर दें तो क्या कहेंगे, उसको हमने डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया, यानी ये आपका हो गया स्पीच। कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच कहिए या फिर नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। क्लियर है? स्पीकर के शब्दों को हूबहू मैंने उतार दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिए, दूसरे तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते थे। आप कह सकते थे द टीचर सेज दैट, ज़रा ध्यान दीजिएगा, शी टीचेज इंग्लिश, शी टीचेज इंग्लिश। क्या किया मैंने इसमें? द टीचर सेज दैट, टीचर क्या कहती है? आई टीच इंग्लिश। आपने क्या किया? आई को शी कर दिया, यानी इसमें आपने कुछ चेंज किया, टीचर के जो शब्द हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ चेंज करके उसको प्रेजेंट किया, ठीक है, कुछ चेंज करके उसको प्रेजेंट किया, कुछ ज़रूरी बदलाव करके अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट।
यानी क्या कहने का मतलब है कि स्पीकर के शब्दों को अगर हूबहू रख दिया जाए, हूबहू रख दिया जाए, उतार दिया जाए, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। और अगर स्पीकर के शब्दों में कुछ चेंजेस करके प्रेजेंट किया जाए, कुछ चेंजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे, मुझे तो बहुत मिले हैं, ठीक है, जो कि आपकी बातों को, ठीक है, हूबहू ना कह के उसमें नमक मिर्च मिला के, मसाला वगैरह मिला के प्रेजेंट करते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, इतने चेंजेस नहीं करने हैं कि मीनिंग ही बदल जाए, स्पीकर के कथन का मीनिंग ही बदल जाए, उतना आपको नहीं करना है चेंज। कुछ ज़रूरी चेंजेस आपको करने हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज हुआ क्या, आई टीच इंग्लिश, क्या किया मैंने, द टीचर सेज दैट शी टीचर्स इंग्लिश, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जो ज़रूरी है केवल उतना ही चेंज करके हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। हूबहू कह दिया, सेम टू सेम, हर वर्ड टू वर्ड मैंने कॉपी कर दिया, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट। और अगर मैंने उसमें कोई ज़रूरी चेंजेस करके प्रेजेंट किया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है इतना? चलिए ध्यान दीजिए। तो एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, द टीचर सेड टू अस, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक लेवल से ले जा रही हूँ मैं ऊपर। सेड टू अस, I will teach narration today, ठीक है, ठीक है, I will teach narration today। अब देखिए ज़रा, ये सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा अगर कि कौन से स्पीच में है या कौन से नरेशन में है, तो आप सीधे कह देंगे कि मैम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कि बात को डायरेक्टली कहा गया है बिना किसी चेंज के, तभी तो इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, उसको कोट कर दिया गया है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया, यानी ये डायरेक्ट नरेशन में है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन रहता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, एग्ज़ाम में रहेगा नीचे दिया गया सेंटेंस अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट नरेशन में है, आपको लगता है, ये आपको डिसाइड करना है कि वो दिया गया सेंटेंस, क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया गया है वो डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में है, ये आपको डिसाइड करना है। कि अगर आपको लगता है कि वो नीचे दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट है, तो ऑप्शन में से आपको उसका इनडायरेक्ट चुनना है, और अगर आपको लगता है कि वो इनडायरेक्ट है, तो ऑप्शन में से आपको क्या चुनना है, डायरेक्ट। दैट मीन्स इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस की पहचान भी सुन लीजिए आप लोग, कैसे पहचान करेंगे। डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, में क्या होगा आपका, क्या होगा, कोटेशन में। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस है। दूसरा फीचर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, ध्यान से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इसको, क्योंकि हर जगह हम लोग ये टर्म यूज़ करेंगे, हर जगह हम लोग ये टर्म यूज़ करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे याद रखें अब इसको, एकदम सिंपल, ध्यान दीजिए, किस स्पीच को कहा जा रहा है, किस स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है, आई विल टीच नरेशन टुडे। मैंने जो स्पीच दिया, मैंने जो कहा आई विल टीच नरेशन टुडे, तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस का वह पार्ट, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसी स्पीच को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कही हुई बात, स्पीच तो यही है ना, ठीक है, तो ये हो गया स्पीच, तो यही है, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, और वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जितना भी है, वो सब कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड,
सेड क्या हो गया आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। तो याद हो गया इतना। रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस स्पीच को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेड। 3 बातें याद हो गई आपको। एक तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? समझ में आई बात? सेड रहे, से रहे, सेज रहे, तो ये सब क्या हो गए आपके? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये मत कहना कि मैम पूरे सेंटेंस में जो पहला दिखा वो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट और जो बाद में दिखा वो रिपोर्टेड स्पीच। पहला और दूसरा मैंने नहीं बताया, ठीक है। कोई भी कहीं भी हो सकता है। शुरुआत सेंटेंस की हो सकती थी आई विल टीच नरेशन टुडे, द टीचर सेड टू अस, ऐसे भी हो सकता था। ये पहले भी आ सकता था आई विल टीच नरेशन टुडे, द टीचर सेड टू अस, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था। तो कहाँ चला है रिपोर्टेड स्पीच वैसे केस में? पहले। तो पहले और बाद वाला नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? से, सेज, सेड, जो भी यहाँ पे दिया रहे। समझ में आई बात इतनी? तो चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कर रही हूँ मैं। The teacher told us, क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? ज़रा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया। एक बदलाव, एक चेंज तो मैंने यहाँ कर दिया, हो गया ना। सेड टू को क्या कर दिया? टोल्ड, ठीक है। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने क्या कर दिया? दैट तो कहीं दिया नहीं हुआ है, डायरेक्ट में नहीं दिया हुआ है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैंने क्या कर दिया? दैट। ये दूसरा चेंज, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आई को मैंने कर दिया, आई को मैंने कर दिया शी। तीसरा चेंज कैसे कर दिया ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि सेड टू को मैंने टोल्ड क्यों कर दिया, यहाँ दैट ही क्यों लगाया, यहाँ शी ही क्यों लगाया, और कोई प्रोनाउन क्यों नहीं लगाया, ये सब मैं आगे बताऊंगी। अभी बता रही हूँ, देखिए मैंने क्या क्या चेंजेस किए इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अब आगे आइए, विल को मैंने कर दिया वुड। ध्यान दीजिए कितना चेंज हो गया? 4, ठीक है। टीच, नरेशन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, दैट डे। दैट डे की जगह डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? टुडे। टुडे को मैंने किस में चेंज कर दिया? दैट डे में। निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 5 तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। कितने तरह के? 5 के अलावा नहीं करना है आपको। कितने तरह के चेंजेस करने हैं? कुल मिला के 5 तरह के चेंजेस। हो सकता है किसी में 4 चेंज ही करना पड़े, किसी में 3 ही चेंज करना पड़े, लेकिन 5 चेंजेस से ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 5 तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या क्या हैं ज़रा ध्यान दीजिए। ये कौन सा वर्ब कहा था मैंने? सेड कौन सा वर्ब है? कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो पहला चेंज क्या हो गया बोलिए? तो आप कहेंगे मैम पहला तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया था सेड, आपने कर दिया टोल्ड। किस नियम के अनुसार किया वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। एक चेंज। दूसरा चेंज ये बताइए। दूसरा आप कहेंगे मैम आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट का यूज़ कर दिया। तो दूसरा क्या हो गया आपका ये बताइए? दूसरा हो गया यूज़ ऑफ कंजंक्शन। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। यूज़ ऑफ कंजंक्शन। दैट कंजंक्शन नहीं है क्या? कंजंक्शन
कॉन्जेक्ट वर्ड से बना है। किससे बना है? कॉन्जेक्ट। कॉन्जेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। देखिए तो दो सेंटेंसेस नहीं जोड़ रहे हैं क्या? द टीचर टोल्ड अस, एक कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। टीचर ने हमसे कहा, एक सेंटेंस, शी वुड टीच नरेशन दैट डे। शी सब्जेक्ट, वुड टीच हो गया वर्ब, नरेशन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हो गया ना। तो इधर भी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इधर भी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। यानी हमने क्या किया? यूज ऑफ कंजंक्शन। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। ठीक है, अब आइए तीसरा क्या किया मैंने? प्रोनाउन आई दिया हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया शी में। यानी तीसरा क्या हो गया डियर? चेंज इन प्रोनाउन। और कोई मिर्च मसाला नहीं मिलाना है, 5 ही तरह का चेंज आपको करना है। चेंज इन प्रोनाउन, ठीक है। किस नियम के अनुसार? ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या नियम है। चौथा क्या किया? विल को वुड में चेंज कर दिया, यानी टेंस चेंज। कैसे कर दिया वो भी आगे देखेंगे। और फाइनली क्या किया हमने? यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, फाइनली क्या किया? टुडे को हमने किस में चेंज कर दिया? दैट डे में। टुडे को किस में चेंज किया? दैट डे में, ठीक है। तो टुडे को हमने दैट डे में, अगर नहीं दिख रहा है पूरा तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ध्यान दो। अगर ये पूरा नहीं दिख रहा है तो इसको दैट डे को यहाँ कर दो। अब दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो टुडे को किस में कन्वर्ट कर दिया था हमने? टुडे को कन्वर्ट कर दिया था दैट डे में। ध्यान देना यहाँ पे, ये 5वां था ना चेंज। तो ये कौन सा चेंज है? टुडे को दैट डे में बदल दिया। टुमारो होता द नेक्स्ट डे में बदल जाता, ठीक है। टुनाइट होता दैट नाइट में बदल जाता। टुडे है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? मुझे ये जानना है कि टुडे है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कोई सेंटेंस बनाओ। ही हैज़ कम टुडे, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसमें। ही हैज़ कम टुडे, 4 वर्ड्स हैं इसमें। तो देखो कि टुडे किसके साथ सही बैठ रहा है। ही हैज़ कम टुडे में ही टुडे, ठीक है, कि हैज़ टुडे कि कम टुडे। वह आज, ठीक है, हैज़ आज अच्छा नहीं लग रहा है, कि आया आज, क्या जा रहा है सही? आया आज। कब आया? आने का समय बताया जा रहा है कि वह कब आया है, तो वह आज आया है। आने का समय बताया जा रहा है, वह की बात नहीं हो रही है अभी। वह को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? उसके आने के समय को। तो आना वर्ब, और वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब चेंज। नहीं हुआ क्या? ही विल कम टुडे, वह आज आएगा, ठीक है। वह आज, आज को मिलाना है, वह आज कि आएगा आज। वह आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आएगा आज। आएगा क्या हो गया? वर्ब। वर्ब के साथ जा रहा है तो क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? अगर नाउन प्रोनाउन के साथ अगर कोई वर्ड जा रहा है तो एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी के साथ भी अगर वो जा रहा है तो वो क्या होता है? एडवर्ब। वो एडवर्ब में पढ़ेंगे। बाकी कोई भी यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब, यहाँ तक कि प्रीपोजिशन की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब, कंजंक्शन की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब, पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताएगा तो एडवर्ब। इसको एक लाइन में मैंने कह दिया, नाउन प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी हो तो एडवर्ब, ठीक है। तो आई विल टीच नरेशन टुडे, आई टुडे नहीं, टीच टुडे, पढ़ाऊंगी आज, पढ़ाऊंगी के साथ जा रहा है तो एडवर्ब। तो 5वां चेंज क्या हो गया? एडवर्ब चेंज। यानी रूल क्या होंगे हमारे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 5 तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। 5 तरह के चेंजेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। दूसरा,
यूज़ ऑफ कंजंक्शन, तीसरा चेंज इन प्रोनाउन, चौथा टेंस चेंज और फाइनली एडवर्ब चेंज। इन पांचों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।